आज मैं अपनी यात्रा के दौरान आ पहुंचा हूं देहरादून। और देहरादून बैठा हूं उत्तराखंड की दो देवियों के पास। उत्तराखंड बोलते हैं कि एक ऐसी भूमि है, देवभूमि है, जिसे नमन करने इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के जितने भी मनुष्य स्थल हैं वहाँ से लोग आना चाहते हैं, आते भी हैं। लेकिन उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है उसको निरंतर हमारे समाज में बनाए रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, पुरानी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको या संगीत को, उन्हें आज जीवित या परफॉर्मेंस के तौर पर हमारे सबके बीच लेके आ रही हैं देहरादून की दो देवियां, दो बेटियां, जो उप्रेती सिस्टर्स के नाम से हैं, जिन्हें आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, कहीं भी लाखों उनके फॉलोअर हैं। उनके बीच में आया हूँ उनसे कुछ बातचीत करने, कुछ सामाजिक बिंदुओं पर बातचीत करने। आगे करते हैं उनसे बात। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया मैम। नमस्कार नमस्कार। मैम, मैं कुछ बिंदु रखूंगा आपके सामने और वो एक नॉर्मल बिंदु हैं, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। जी। वो इसलिए एक्चुअली रखे हमने, मैं अभी जब आ रहा था देहरादून तो बीच में बहुत पहले सोच रहा था कि क्या क्या बात करूंगा जाके, जिस दिन अप्रूवल मिला था आपका, कि आखिर कौन से वो बिंदु होंगे जिस पर हम बातचीत करेंगे इतना। तो मैंने सोचा ठीक है, बाद में देखेंगे। आज जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे नोट डाउन करने को मिला, तो जितने भी सामाजिक बिंदु हैं, विषय हैं, उनमें से हमने एक एक सवाल उठाया है, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, आपके विचार जानेंगे। जैसा कि उप्रेती सिस्टर्स एक ऐसे परिवार का नाम है जो सिर्फ संगीत को लेकर ही नहीं जाना जाता, बल्कि पारिवारिक शक्ति की सामंजस्यता को बनाए रखने की कक्षा के रूप में भी जाना जाता है। एक छोटा सा परिवार, एक दो सिस्टर जहां हमेशा साथ में चलती हैं, जिनकी आवाज़ को डिफाइन करना अलग अलग, ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी दर्शक या किसी भी जो आपके फॉलोअर हैं उसके लिए। और जब आप गाते हैं तो लगता है कि अगली आवाज़ आपकी होगी, ऐसा हम सभी महसूस करते हैं। तो ये जो सामंजस्य आप बिठाते हैं एक परिवार का, जिस तरह से आज परिवार, छोटे छोटे परिवार भी बिखर रहे हैं, डिवाइडेशन मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं दरवाजे या फिर दरवाजे को भी हटाकर दीवार खड़ी कर दे रहे हैं, वो सामंजस्य कैसे बिठा पा रहे हैं? लड़कियां होकर, स्त्री के रूप में, लड़के नहीं कर पा रहे हैं। संदीप जी, पहले तो हमें सभी सुनने वालों को हम नमस्कार करेंगे जी। तो आपने सामंजस्य और उप्रेती सिस्टर्स के परिवार की बात करी। तो उप्रेती सिस्टर्स का जो ये हम दोनों को लेके परिवार है, इसके पीछे सहयोग बहुत लोगों का है। आप जैसे सुनने वाले, जानने वाले, हमें प्रेम करने वाले लोगों का सहयोग है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है जिन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज हम उस उप्रेती, क्योंकि मेरे माँ की तरफ का सरनेम है वहाँ की है, और मेरा जो सती है वो मेरे पति की तरफ से है। और मेरे पति जो हमेशा हम दोनों को आगे बढ़ा करके बोलते हैं कि ये निर्जा उप्रेती और ज्योति उप्रेती सती जब दोनों मिल करके उप्रेती सिस्टर्स के नाम से कहीं पर परफॉर्म करते हैं ना, उसमें सबसे पहले हम मिलाते हैं अपना प्यार, अपना भाव और आपस की हम दोनों की समझ, वो संस्कार जो हमको हमारे माता पिता ने दिए। जब हमें पता नहीं होता, संगीत कहते ना कि किसी भी बीमारी की सबसे बड़ी दवा है, तो हमें पता नहीं होता कि इसको पता नहीं मेरे मन के अंदर क्या भाव है, इसके मन के अंदर क्या भाव है। लेकिन जब हम गाते हैं या जब हम साथ में रह के भी संगीत को अपने साथ जीते हैं या कुछ धुन बनाते हैं या लिखते हैं, तो वो शब्द जो इसके मन में चल रहा होता है, जो धुन इसके मन में चल रही होती है, वो मेरे मन में भी चल रही होती है। तो ये मुझे लगता है कि आपस का सामंजस्य है, प्रेम है, हमें समझते हैं, हम संगीत से एक दूसरे को ज़्यादा समझते हैं। और संगीत से जुड़ा हुआ संस्कार है। जो हमें मिले हुए हैं, उन संस्कारों ने हमको एक दिशा दी है कि समझने के लिए। बिल्कुल, मैं भी यही बोलूँगी कि उस पे शायद संस्कार सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे शायद कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो कमी आ रही है वो हमारे संस्कारों की ही आ रही है। क्योंकि बोलते जब हम घर बनाते हैं ना, तो उसकी जो बाउंडेशन होती है सबसे पहले हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिल्कुल। तो वैसे परिवारों में भी है, परिवार बिखर रहे हैं क्योंकि संस्कारों की कमी आ रही है, हम अपनी जनरेशन को वो नहीं दे पा रहे हैं जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चली आ रही थी। बिल्कुल। तो हम दोनों ने छोटी सी कोशिश करी, पता नहीं हम कितना उस पे अपनी कोशिश पे खरे उतर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते बिल्कुल, रहेंगे। और मन में यही सोच है कि जो भी करें आगे निरंतर उसमें हमेशा
ये लगना चाहिए कि हम चल रहे हैं। एक होता बस है पथिक की कि तरह। जैसे कि हमने कई जगह देखा, कई शहरों में देखा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ या स्टार्टिंग शुरुआत करते हैं, बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, हमने हर तीसरे दूसरे घर में देखा है कि दो भाइयों ने अगर कोई बिजनेस भी स्टार्ट किया है, आगे चल के अलग अलग हो गए। एक यूपी में जब चला था पोंटी चड्डा का केस आया था, बिल्कुल। तो वहाँ भी लोगों ने आवाज उठाई, बोले इन्हीं आपस में हुई है। हो सकता है वहाँ कुछ और रीजन रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आ जाता है कि डिवाइडेशन मांगने ही लगते हैं। और ये यही नहीं, हम रामायण में भी देख लेते हैं, बिल्कुल। महाभारत में भी देख लेते हैं। लेकिन जब वर्तमान में आती है, आज जब आपको यूट्यूब पे देखना चाहता है, आपका कोई भी एक नया सॉन्ग आता है या नया कोई गीत आता है, तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, उप्रेती सिस्टर्स दोनों अगर रहेंगी तो वो सॉन्ग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल। वो लेके आएगा। ये लोगों के अंदर बिठाना कि जब हम दोनों साथ होंगे तब ज़्यादा ये पावरफुल होगा, तब ज़्यादा ये अच्छा मेडिटेट करेगा, हम लोगों को एक मेडिटेशन का काम करेगा। ये मतलब सामने दर्शकों में लाना है बहुत मुश्किल, लेकिन कैसे किया होगा वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप भी उसे एक दो लाइन में समझा नहीं पाएंगी बिल्कुल कि वो, हाँ। एक यात्रा है, ये एक बहुत बड़ी यात्रा बिल्कुल, है। जब आपने संगीत स्टार्ट किया होगा, जब आपने संगीत शुरुआत की थी और दोनों लोग ने एक साथ गाना शुरू किया होगा, काफ़ी मैंने पुराने आपके जो वीडियोस देखे हैं, तब मम्मी पापा आपके साथ रहते होंगे, उन्होंने कहा होगा नहीं बेटा आपने बहुत अच्छा शुरुआत की, बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट जब रहा होगा, वहाँ आपको कैसा लगा होगा कि नहीं मैं अगर अलग गाऊंगी तो मैं हो सकता है अलग एक आवाज़ लेके जाऊंगी, वहाँ वहाँ की शुरुआत, क्योंकि ये तो अभी का है, अभी तो हर किसी ने देख लिया है। बिल्कुल। शुरुआत की कैसी भावनाएं रहीं कि नहीं मैं अलग नहीं गाऊंगी, साथ में कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा? मुझे लगता है कि जब मैं का आता है ना, वैसे तो भगवान ने बनाया इंसान को एक अलग अस्तित्व लेकर के, इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, वो अपना एक पहचान है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब बहुत सारे लोगों के अंदर होता है मैं की भावना कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। और मेरा परिवार रहा है हमेशा म्यूजिकल परिवार। वहाँ से हमने अगर संस्कृति भी सीखी है, संस्कार भी सीखे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं जो हमारी परंपराओं को हमको जड़ों से जोड़ती हैं हमको उन जड़ों से। तो मैं तो संगीत की छात्रा थी ही, और मैं संगीत की अध्यापिका भी हूँ, अभी तो मैं कर नहीं रही हूँ। लेकिन और मैं संगीत का सारेगामा नहीं जानती थी। मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो संगीत से लेकिन वो जो कनेक्शन था ना, बिल्कुल। वो शायद आत्मा से था, अंदर से वो पहले से ही था। जैसे स्कूल में परफॉर्मेंस करना या बिल्कुल। कॉलेज में आई तो कॉलेज में परफॉर्म करना, लेकिन उसको एज अ करियर या जो अभी हम कर रहे हैं वो कभी नहीं सोचा था हमने। उसकी Starting शुरुआत हम करते थे, मैं दीदी के साथ ये मेरे साथ दूरदर्शन में जाती आती थी, वो होता ना पूछ की तरह दूरदर्शन मैं का जाती मैंने थी आपका पीछे देखा पीछे। था। मतलब पूछ, हाँ। आप मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते थे आगे तेरी पूछ। लेकिन तो वो, मैंने हाँ, ऐसा नहीं सोचा था कि हम दोनों बिल्कुल। ऐसे इसकी शुरुआत करेंगे कि लोग हमें फिर उप्रेती सिस्टर्स के नाम से ऐसे जानने लगेंगे। ये शायद भगवान का आशीर्वाद है और वो उस ज्यादा रास्ते पे अच्छा हमें भी ले। लगता है। हाँ। मुझे लगता है कि एक अकेले चलने में ना, वो शक्ति जो पीछे से आती है संगीत में, वो भले 50% आए, 80 आए, लेकिन जब दो साथ मिलते हैं ना, हमारी तो भारतीय संस्कृति भी है एकता वाली। हम एक को लेकर के चलने वाली नहीं, हम सबको लेकर के चलने वाले। और सब में मैंने बोला ना, हम तो दिखते हैं उप्रेती सिस्टर्स, तो हम लोग हमें प्यार करते हैं, अपनाते हैं, हमारे गीतों से जुड़ते हैं, हमारी आत्मा से उनका भी कनेक्शन होता है। और आपने अभी एक बात कही कि आज के टाइम पे लोग बिजनेस शुरू करते हैं या कुछ भी भाई लोग बहनें आपस में करती हैं, तो कहीं ना कहीं बाद में जाके दोनों अलग अलग हो जाते हैं, झगड़े फसाद। पोंटी चड्डा का आपने एग्जाम्पल दिया, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी, ये भी शायद हमने हमारे परिवार ने सिखाया, और जिसमें भी ये संस्कार है उसका परिवार ही शायद सिखाता है कि जब तक एक पेड़ होता है उसकी शाखाएं तो बहुत हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। परिवार में भी वही होता है, बहुत सारे भाई बहन होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वो जड़ों से जब तक जुड़ा रहता है तो वो पेड़ खड़ा रहता है। जिस दिन पेड़ जड़ से कट गया, मुझे नहीं लगता वो पेड़ आपने कभी देखा होगा ऐसा जिसकी जड़ नहीं है, कि उस पेड़ में शाखाएं हैं, उसमें फल हैं। तो वही अगर इंसान वो सीख लेना कि उसको अपने जीवन में सच में अपना ले, उस छोटे से वृक्ष को देख के, तो शायद जैसे हम दोनों बहनें साथ में चल रही हैं, और मैं साथ से में गा रही हम हैं, अगर बने हैं तो हमको बिल्कुल। हम ही रहने देना चाहते हैं, और बस। हमको लोगों ने प्यार भी किया है। उस हमको, हम कहते हैं ना कि परछाइयाँ कभी अलग नहीं कर सकते, तो हम वो प्रीति सिस्टर्स की एक जो सोल है, जो आत्मा है, उसको हम कभी चाहेंगे भी नहीं कि अलग हो। एक हमारे यहाँ मेडिटेशन वाली मैम आई थी पिछले साल, उन्होंने
मेडिटेशन वाले बहुत सारे पॉइंट रखे। काउंसलर थी बहुत अच्छी, और कहा कि ऐसे रहेंगे, इस तरह से अपने परिवार को पालेंगे तो आप प्रॉब्लम में, टेंशन में कब जाएंगे। या कोई अकेला लड़का है या लड़की है, डिप्रेशन में शिकार होता है किसी भी विषय को लेकर, अपने आप को सुसाइड कर लेता है, इस तरह का केसेस में वहाँ का सॉल्यूशन क्या हो। हम लोग आमतौर पे बोल देते हैं नहीं ऐसे ही करेंगे ना तो हम बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, ऐसे कर लेंगे ना तो सही रास्ता ये है, गलत रास्ता ये है। हर एक व्यक्ति जानता है सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। बिल्कुल। सही रास्ते पे चले हम, और वहाँ हम सब पूरे घर में एक रहें, यूनिटी रहे, उसके लिए खुद को तैयार करना और फर्स्ट कदम लेना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि जब फर्स्ट शो होते होंगे जब आपके, और आप वहाँ जाते होंगे और इनको साथ या जाते होंगे या आप ले जाते होंगी, वहाँ से जो आवाज़ में एक दूसरे का मिलना या जो भी एक संयोग बना होगा, उसको जो आपने कबूल किया और फिर एक साथ चले, फिर वो एक नाम बन गया उप्रेती सिस्टर्स। कोई नहीं कहेगा ये दो सिस्टरों का संयोग है, आजकल कोई भी ढूंढता है ना, उप्रेती लगाते ही सिस्टर्स आ जाता है। ये तो गूगल भी दे रहा है। मतलब वो भी हमें प्यार कर रहा है। आपके इस संयोग को उसने भी एक डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी है। लोग समझ पाए इस डेफिनेशन को, ना समझ पाए, लेकिन अगर कोई इसकी समीक्षा करेगा, व्याख्या करेगा, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आपका ये छोटा सा परिवार बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये तो आभार, धन्यवाद आपका कि आप हमारे इस परिवार को प्यार करते हैं। हर कोई हमने जब आपका फर्स्ट टाइम देखा था और लिखा था, उसके बाद हमारे फोर्स में जो इसका भी, मुझे लगता है ना एक कारण है संदीप जी, हमारे परिवार को लोगों ने स्वीकारा। क्योंकि जब हम दूसरों को खुश करने के लिए कोई कार्य करते हैं ना, उसमें हम फिर लोगों को, क्योंकि लोग सब अलग अलग तरह के हैं, हम एक को खुश करेंगे, दो को, तीन को, ज्यादा से 10, 12, 100, लेकिन जब हम अपनी जड़ों को लेके, जब से निर्जा ने भी बोला कि जड़ों से जब हम जुड़ के कार्य करते हैं ना, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी इतनी विराट संस्कृति है हमारी, भारत की हो चाहे अलग अलग राज्यों की हो, चाहे हमारे देवभूमि की हो, जब हम उसको एक मन में सोच के कि सकारात्मक रूप दे करके आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है वो लोग, हर इंसान के दिल से कनेक्ट करता है। वही हमारा कि हमारी आत्मा उनकी आत्मा से जुड़ी, उन्होंने एक्सेप्ट करा। हम किसी लोगों के लिए नहीं गाते गाना कि लोग खुश हो जाए, हमको प्यार करें, उप्रेती सिस्टर्स को सर्च करें। हम चाहते हैं कि हमारी जो पूरी विराट संस्कृति है वो थी, रहे और हमेशा लहलाती रहे। बिल्कुल, ये हमारा सोचना भी है। मैं जब बाबा बर्फानी के यहाँ अभी हम लोग कुछ दिन पहले थे, तो वहाँ कोई अपनी माँ को छोड़ के गया था। उसका एक अकेला बेटा था, और उनकी मैम साथ में आई थी, वो दोनों लोग चले गए, वो रो रही थी। हम लोग भी यात्रा करने जा रहे थे उस दिन, वहाँ रुके हुए थे, और जब यूनिटी को लेकर बात आई तो वहाँ जितने भी लोग खड़े थे, सबने सबसे पहले अगर किसी की तरफ उंगली उठाई तो उस बहू की, उस पत्नी के ऊपर। जैसे उन्होंने उंगली उठाई, उस दिन मैंने उनको यूट्यूब पर खोल के उप्रेती सिस्टर्स का एग्जाम्पल दिया था। किसके लिए? हम किसी भी आसान वे को उठा के उसको इल्ज़ाम दे देते हैं कि नहीं इसकी गलती होगी, जबकि वो व्यवहार कैसे बना होगा, किसी ने, आप कोई एक साथ नहीं छोड़ गया होगा अपनी माँ को, बहुत सारे रीज़न रहे होंगे, उसकी सहमति रही होगी। मैंने जिस भी वे में हमने देखा कि परिवार टूट रहा है, घर टूट रहा है, उस वे में आपकी फैमिली को बेस्ट इसलिए माना। वो आगे मैं जब समीक्षा लिखूंगा उसमें मैं वो एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि अगर वो एग्जाम्पल अगर यहाँ दूंगा तो बहुत अलग चला जाएगा। तो उसमें हमारे जो साथ के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं या पुराने लोग हैं, जो सुबह सुबह ये चलता है, भजन वगैरह चलते हैं, तो आपके उत्तराखंड के काफ़ी लोग हैं, तो वो सुनते हैं। और जब से वो सुन रहे हैं तब से वो मुझको बोलते हैं कि यार संदीप ना, तुमने हमारी संस्कृति को, हमारे जो चीज़ मुझे नहीं पता थी उससे मुझे जोड़ा। मुझे लगा जब वो जुड़े, वो यहाँ के थे, आपके काठगोदाम के कुछ लोग थे, और ये जो पड़ता है बिजनौर के साइड के लोग थे, तो वहाँ से मुझे लगा कि आपके हर एक गीत में, जो मैं अगले पॉइंट उसी पे लेके आ रहा हूँ, जो चीज़ लोगों को उनके माता पिता बताते होंगे
वो आप लेके आते हैं। बिल्कुल। और जब कोई व्यक्ति आज का व्यक्तित्व है जो पुरानी चीज़ों को सामने लेके आता है, उसका खुद का व्यक्तित्व कितना सरल और बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा जड़ों से, जो आप बोल रहे हैं, वो यहाँ से समझ में आता है। दूसरा मैम एक बिंदु है, अब जब बात संगीत की आती है, तब लोक साहित्य या लोक रचनाएं या लोकगीत जो आप लेके आते हैं, इनको जब आप लेकर आए हैं तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि रचनाएं प्राचीन भी हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम लोकगीत या लोक परंपराएं जो होती हैं वो एक संस्कृति है। बिल्कुल। परंपराएं संस्कृति का एक शाखा है बिल्कुल। और वो बहुत पहले से चली आई हैं। आज जब हम अपने यहाँ की संस्कृति खोजने बैठते हैं तो बहुत से कम, क्योंकि हम लोग बैठना ही बंद कर दिए बुजुर्गों के पास, बिल्कुल। तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि हम अपने समाज की संस्कृति ढूंढें कैसे, उसकी लोकगीत कैसे ढूंढें, लोक रचनाएं कैसे ढूंढें। तो आपको भी बहुत मुश्किलें हुई होंगी, क्योंकि आप एक जगह से पिथौरागढ़ से या जिधर वहाँ से हैं और पूरे उत्तराखंड की या फिर दूसरे राज्यों की लोक संगीत को निकाल के लाना और फिर उसको सबके सामने प्रस्तुत करना, तो ये मुश्किल जब आई होगी तब उसको सॉल्व कैसे किया आपने? मुझे लगता है जैसे आपने बोला, हमारा जो लोक साहित्य है, लोकगीत हैं, ये पुरातन तो हैं, क्योंकि आज हम अगर अपनी संस्कृति पे इतराते हैं कि हम यहाँ के हैं, इधर के रहने वाले हैं, कोई भी अपने हर राज्य की, हर क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक बोली भाषा होती है जिससे वो पहचाना जाता है। हम घर से हमने अपने माता पिता से, अपने आसपास हमारे जितने रिश्तेदार हैं, अपनी दादी से वो गीत सुने हैं, वो कहानियाँ सुनी है, लोक गाथा है, वो प्रचलित जो हमारे आसपास खान पान है, हमारी वेशभूषा है, हमारी बोली भाषा है, कैसे बोलते थे। मुझे लगता है कि जब हम अभी फिर वही घर का उदाहरण आ रहा है हमारी संस्कारों का, आज मैंने संस्कार दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो संस्कार सेम उसी लाइन पे आगे बढ़ते हैं सकारात्मकता की ओर, तो एक समय आने के बाद हमारी परंपराएं बन जाती हैं। परंपरा ये बनती है कि मेरा पूर्वज ऐसा करता था तो हम भी वही सही, गलत काम नहीं कर रहे। सही चीज जब आगे बढ़ती है, परंपराएं मुझे लगता है सालों दशक बीतने के बाद ही वो हमारी विराट संस्कृति का रूप लेती है। क्योंकि संस्कृति आज तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम है, फोन, बहुत से माध्यम है अपनी बातों को कहने का। पुराने समय में जो हम सुनते हैं, जो हमने जाना भी अपनी संस्कृति को, लोग आपस में बातें भी उसी माध्यम से करते थे। मैं आपसे कुछ बोलना चाह रही हूँ, वो बातें गीत का रूप लेके, गद्य का रूप लेके, पद्य का रूप लेकर के, वो गाथाओं के रूप में, वो कथाओं के रूप में आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे जैसे वो बढ़ी, वो हमारा एक विराट संस्कृति बन गई। आज हम गा रहे हैं, हम शब्दों को ढूंढ रहे हैं, और हम जाते भी उत्तराखंड में बहुत सारी जगह हम लोगों से मिलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है उन गांव के बूढ़े बुजुर्गों लोगों से मिलना, जिनके पास ना वो खजाने की बहुत वो चाबी पड़ी हुई है और उन्हें अच्छा लगता है। आपको पता है, हम आपसे आजकल बहुत सारे लोग बात करते हैं, जब बूढ़े लोगों से आप बात करो ना, जैसे हम अपने पिताजी से बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, मम्मी बहुत अच्छा गाती है हमारी, मांगल गाती है, संस्कार गीत जो हमारे होते हैं ना, हिंदू के संस्कार गीत, नामकरण से लेके छठ से लेके पूरे शादी विवाह तक मम्मी बहुत अच्छा गाती है। जब हम ऐसे उत्तराखंड में घूमते हैं, अदर जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो पता चलता है हमको कि हमारी संस्कृति कहाँ से कैसे रूप में, किस रूप में आई है। और हम संगीत तो कहते हैं ना, अगर आप गा करके किसी चीज़ को याद करोगे बहुत जल्दी याद होता है, तो हम उन शब्दों को सहेजते हैं, उनकी पुरानी चीज़ों को स्मरण जब वो करते हैं, उनसे सीखते हैं कि कैसे उन्होंने चीज़ को आगे बढ़ाया, कैसे किया किसी चीज़ को। और इसमें मैं कहना चाहूँगी कि पहले हमको, अगर हम कुछ भी सामने वालों के सामने हम कुछ भी लेके आ रहे हैं, वो भले संगीत हो, कोई भी कला हो या कुछ भी हो, सबसे पहले खुद उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैंने आज देखा कि लोग परंपरा का मतलब क्या है, पारंपरिक गीत का मतलब क्या है, उसका अर्थ नहीं जानते हैं। वो आज खुद गीत लिखते हैं, उसको पारंपरिक गीत लिखते हैं, बोलते हैं, तो आप वो कैसे आपका पारंपरिक गीत हो सकता है? तो सबसे पहले उसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। हमने शायद बहुत समय दिया उसी को समझने में। हमने कोविड टाइम में श्रीमद् भगवत गीता का भी हमने पाठ किया, उसको पूरा म्यूजिकल वे देकर, ताकि लोगों को समझने में वो ईजी हो जाए। उसको पहले हमने खुद समझा। अगर हम खुद नहीं समझेंगे कि कृष्ण ने क्या कहा गीता में, तो हम आपको क्या समझा पाएंगे? तो वही चीज़ें हैं। हम पहले जब गांव में घर में अपने रहते थे तो बातें होती थी, सब पूरा परिवार साथ में होता था। ठंडियों के टाइम पे, अभी ठंड का समय है, आग जलती थी तो पूरा परिवार, पूरा कुनबा साथ में बैठता था। पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना वहीं बन रहा है, वहीं पे बैठ के खा रहे हैं। तो इतनी बातें होती थी, पुराने दादा दादी लोग अपनी पुराने टाइम की बातें बताते थे।
तो वहीं से हमने वो शायद चीजें सीखी, और और वो आदर हमने भी सीखी दिया, कैसे। सच में। सीखते तो बहुत सारे लोग बैठे होंगे चौपाल में, बहुत सारे लोगों के घरों में वो चीज़ होती होती होंगी, हैं, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों ने उनको अपनाया, बहुत सारे लोग धुतकार के चले गए, उन्होंने कुछ और चीज़ सीखी। जैसे आज हम बोलते हैं कि क्यों हमारी संस्कृति गलत उसमें जा रही है, जी, जी। क्योंकि हमने वो जो अच्छी चीज़ें थी उसको धुतकार दिया। अरे नहीं, ये तो पुराना हो गया है, तो पुराना है, कौन ओल्ड फैशन। क्यों इसको हम अपने उसमें अपनाएं, ये हमारा खान पान नहीं, हम तो मोमोज खाएंगे, हम तो ये खाएंगे। तो हमने अपनाया क्योंकि शायद हमारे परिवार ने हमको चीज़ें सिखाई कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना हमको सिखाया। तो उसका कारण शायद यही है। ये जैसे कि मेरी जो 5th बुक थी, स्कॉलर लिखा था, कचड़े के ऊपर थी। और जब मैं उसका पूरा डाटा कलेक्ट कर रहा था, तो एक डॉक्टर बिरजू मुंद्रा सर हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर महाराष्ट्र जो हाई कोर्ट है उसके आदेश के अनुसार उस पूरे कचड़े को मिट्टी बनाया था। उसमें उन्हें सत्यमेव जयते में भी बुलाया था, जो आमिर खान जी का चलता था। उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी, मुझे आज भी याद है, हालांकि वो शायद पहले का भी है, और वो तो उसका प्रचलन है हमारी संस्कृति में, कि झाड़ू को लोग लक्ष्मी कहते हैं। और झाड़ू अक्सर क्या, झाड़ू का तो काम है कि कचरे का साफ करना। मीन्स जो कचरा है, जिसको हम आज कचरा नाम दे रहे हैं, हालांकि कचरा नहीं, वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी जिसको इकट्ठा करके एक जगह एकत्रित करती है, वो लक्ष्मी ही हुई। वो लक्ष्मी, और आज का समाज बुजुर्गों को भी कचरा कहता है, वो भी एक संस्कृति है, वो लक्ष्मी है। मीन्स उनके पास कितना कुछ होगा जिसको हम कचरा नाम देते हैं। जबकि हालांकि बिरजू मुंद्रा सर ने ये बोला, जब वो कूड़े कचरे का डैम्प मिट्टी किया, वहाँ बिरजू मुंद्रा सर थे SR माले, डॉक्टर SR माले, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी उस पर काम किया था। डॉक्टर SR माले के साथ एक हैं वासुदेवन गोपालाचार्य, उनको पद्मश्री मिला हुआ है। उन्होंने प्लास्टिक मैन के नाम से जानते हैं, उन्होंने प्लास्टिक की सड़क वगैरह निर्माण करने का एक बनाया था। तो उन्होंने भी ये कहा था कि कचरा कोई कचरा नहीं है, वो एक ऐसी वैल्यू है, ऐसी एक एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसको हम एक बहुत ही शुद्ध रूप में कहीं दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। आज का समाज कहता है जो कचरा है उसको डस्टबिन में डाल के कहीं डंपिंग ग्राउंड बना दिया जाए, वहाँ डाल दिया जाए। जैसे कि घर में एक कमरा बना दिया जाए जिसमें साइड कर दिया जाए घर के बुजुर्गों को, और उधर बच्चों को अलाउ ना किया जाए, वो बुजुर्ग लोग बिगाड़ देंगे बच्चों, ऐसा कहते हैं लोग। संस्कृति से कट कर दिया बच्चों को, सीखेंगे नहीं, फ़ोन से सीखेंगे। तो वही मुझे लगा, वो कचरा और संस्कृति से कटाव, ये कहीं ना कहीं संस्कृति समझने ही नहीं दिया जा रहा है। पहले लोग कहानियाँ सुनाते थे, बड़े बुजुर्ग लोग, तो कहानियों के थ्रू संस्कृति सिखाने की कोशिश करते थे। सप्तऋषि हैं, तारे हैं, और बहुत सारी ऐसी कहानी किस्से थे। बहुत अच्छी बात कही आपने। पहाड़ों की आवाज़ का संगीत के रूप में आप 2 देवियाँ नेतृत्व करती हैं। आज जब उत्तराखंड के संगीत की जब बात आती है, और उत्तराखंड के संगीत को कोई अगर सर्च करता है, तो आज आप दोनों लोगों का नाम आता है, आगे आता है। पूरी टेक्नोलॉजी, जितना भी सॉफ्टवेयर है, हर जगह एक आपका नाम है, और वो चीज़ सामने आती है। आप 2 देवियाँ नेतृत्व करती हैं, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है इसकी निरंतरता बनाए रखने की, इसको कंटिन्यू रखने की। आप निभा भी रही हैं, लेकिन इस पूरी यात्रा में व्यक्तिगत जीवन के साथ संतुलन बनाने में जो त्याग है आपका, हम सब जो भी देखेंगे उस पर यात्रा करना चाहेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पुरुष से ज़्यादा एक स्त्री, उसका त्याग इसलिए है कि वो अपनी बहुत सारी जो उसकी अपेक्षाएं हैं, उनका समाज की अपेक्षाओं की वजह से हनन होता है। लेकिन उसको साथ में रख के, समाज की इन अपेक्षाओं का हनन भी ना हो, उस चीज़ को साथ में रख के आप एक इतने बड़े संस्कृति को, उसका नेतृत्व कर रही हैं, संभाले हुए हैं, और उसकी कंटिन्यू रखे हुए भी हैं। तो इसमें जो आप त्याग करते हैं, आप जो आप नहीं जी पाते हैं, उस पर हम सुनना चाहेंगे।
मुझे लगता है कि समाज, अगर हम संगीत के माध्यम से जुड़े हैं, कभी कभी लोगों को लगता है कि ना अगर हमारी बातें सुनेंगे, हम किसी की बातें सुनते हैं, हमें लगता है कि इनका तो अलग ही है, मतलब ये अलग ही दुनिया में है, अलग ही जीते हैं। मुझे हमें नहीं लगता कि कोई अलग दुनिया में होता है। सब अपनी दुनिया को अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं कि मुझे, और हर इंसान के अंदर वो शक्ति होती है कि उसको ऐसे अपनी लाइफ को कैसे वो आगे ले जा सकता है। तो हम लोग भी जब संगीत में आए, तो संगीत एक ऐसा क्षेत्र है जो ना आपके माइंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। आपके सोचने की क्षमता को, चाहे आप दिमाग से अपने डिसीजन लेते हो चाहे दिल से लेते हो, वो परिवार के बीच, वो अपने प्रोफेशनल के बीच आपको एक सामंजस्य बैठाना उसी से आता है। आप सीख जाते हो कि मुझे सिर्फ एक ही काम नहीं करना, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अगर मेरे को गाना भी है तो मुझे उससे पहले उसको लिखना भी है, तो फिर उसको संगीतबद्ध भी करना है, फिर हमको गाना भी है, प्रेजेंट कैसे करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो मुझे अब मेरे साथ जो आगे पीछे मेरे पारिवारिक सदस्य जुड़े हैं, मेरे मित्र मंडली जुड़ी है, मेरा समाज जुड़ा है, उस समाज को भी साथ लेके हमको आगे चलना है। तो हम उसके लिए ऐसे कोई खास प्रिपरेशन हमारी रहती नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा हम करते नहीं है कि हाँ ऐसा करना है। बस एक टाइम हमारा शेड्यूल रहता है कि हमको ये काम इस समय करना है, घरेलू काम है या परिवार के साथ समय बिताना है, तो हम उस समय पे ये नहीं कि परिवार मेरे साथ है और मैं अपने संगीत को लेकर के बैठी हूँ जिससे ना मैं खुश हूँ ना फिर वो खुश है। तो सबका अलग अलग एक समय है, अलग अलग समय के हिसाब से, और ये शायद हमने अपने घर से ही सीखा है। घर से सीखने के साथ साथ कहते हैं ना, बच्चा आपकी पहली पाठशाला तो परिवार होता है, माँ उसकी पहली गुरु होती है। जब बच्चा घर से सीखता है और जीवन के सफ़र में जब आगे बढ़ता है वो, तो एक उसके अंदर की जो शक्ति होती है ना, उसको हमेशा सही गलत के बारे में बताती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि सीखा तूने क्या, मैंने सही सीखा। हर कोई अपने बच्चों को या किसी को भी सही सिखाता है। अब हमारी आपस की समझ क्या है कि हमें कैसे सामंजस्य बैठाना है, कैसे उस सही और गलत के रास्ते को पहचानना है, कि मुझे एक ही काम को लेकर के पूरे दिन भर बैठना है या मैं पूरे परिवार के साथ ही अगर दिन भर हंसी खेल, वो भी एक अलग समय, बट हमें शायद आता है और हम कर भी लेते हैं इजीली से। और जब आप अपने कार्य को वैल्यू देते हैं ना, वो कुछ भी हो, अगर कोई हाउस वाइफ है साथ में, वो जैसे अगर मान लो मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं साथ में म्यूजिक का काम भी करती हूँ, तो मैं दोनों चीज़ों को वैल्यू दूंगी। ये नहीं कि मैं सिर्फ म्यूजिक कर रही हूँ, घर का जो मेरा काम था हाउस वाइफ वाला वो छूट गया है, तो उसमें क्या होगा, आपका परिवार टूटेगा। और आज के टाइम पे परिवार टूटने की एक वजह ये भी है कि लोग ना चीज़ों को वैल्यू देना ख़त्म कर दिए। वैल्यू जैसे आपने अपने काम को दी, आप वहाँ परिवार को छोड़ देते हो। परिवार को दी तो आप फिर बोलते हो कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं और परिवार टूटता है। उसकी वजह से परिवार छोटे होने लगे हैं कि सास ससुर मुझसे घर का काम करवाते हैं, या लड़का कुछ शिकायत करता है कि नहीं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें परिवार तोड़ने का काम भी करती हैं। तो उसको समझना कि मैंने हर चीज़ को वैल्यू देनी है, मैंने अपने पति को भी देनी है, अपने बच्चे को भी देनी है, अपने काम को भी देनी है, माँ बाप को भी देनी है, सास ससुर को भी देनी है। वो तालमेल बिठाना वो बहुत ज़रूरी है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक सर कहते हैं कि मैं ना 24 घंटे हर दिन 36 घंटे काम करता हूँ। मैं कहता, तो हमारी एक नज़रें होती हैं कि सवाल करती हैं, हम चुप हो जाते हैं। तो हो सकता है मैंने इग्नोर की हो उनकी बात, लेकिन उनको ये लगा कि मैंने उनके 36 घंटे वाली बात पे ध्यान दिया है। उन्होंने डिफाइन किया कि मैं ना, कि जब मैं अपना कोई काम कर रहा होता हूँ, फोर्स की मैं बता रहा हूँ, कि जब मैं अपना कोई काम कर रहा होता हूँ तो मेरा एक ध्यान अपने घर पे रहता है कि मेरा बच्चा कोचिंग से आ गया होगा और उसको फीस, उनकी एक बेटी है तो वो आएगी कब जाएगी, क्योंकि लड़की की तो चिंता रहती है। तो वो सारी चीज़ें पूरा मैनेज करना, तो वो कहते थे ना, ये जो मैं और भी सोच रहा हूँ साथ, इसको मैं 6 घंटे में जोड़ लेता हूँ। बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही बोला। जैसे 10 आनंद वाली बात थी, 10 सिर्फ नहीं थे उनके, लेकिन 10 चीजें एक साथ किया जाते थे। सामंजस्य आप कैसे बैठाते हो। और जो एक स्त्री का सामंजस्य की बात रही, इसके लिए मैं एक बार फिर सुभी सक्सेना का नाम लूंगा, जो एयर होस्टेस जिस पे बुक लिखी है स्माइल। एक एयर होस्टेस के प्रति समाज की ऐसी मनोदशा, जहाँ वो कुछ भी सोचते हैं, वहाँ पे वो एक लड़की आगे आकर दूसरी एयर होस्टेस के लिए मोटिवेटर का काम करती, मोटिवेशनल लाइफ का काम करती, कि नहीं समाज कुछ भी सोचता है, आप ना अपने काम पे ध्यान दो। और उस लड़की को देख के एक लड़की सुसाइड करने जा रही होती है, वो जिंदगी जीना सीख जाती है। वो पूरी कहानी है। बिल्कुल। मतलब
उसने सिखाया, आप अपने काम पे ध्यान दो, उसके साथ आपका परिवार भी साथ रहेगा, समाज तो जो बोलेगा, उन चार लोग ना तो हैं जो हम चार लोगों की बात करते हैं, और ना ही ऐसा कुछ अगर दूसरे क्या सोच रहे हैं वो भी हम ही सोचेंगे तो हाँ फिर वो क्या वो कर सकते हैं। करेंगे। सही बात। अगला मैम बिंदु है, उत्तराखंड एक देवभूमि है, तमाम कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। हम दोबारा आपकी लाइफ से जुड़े हुए सवालों पर आएंगे। आप उत्तराखंड का नेतृत्व करते हैं। उत्तराखंड जैसी कई भूमि हैं जो पहाड़ और समतल दोनों को लेकर चलती हैं। उत्तराखंड एक ऐसी भूमि है, देवभूमि शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तराखंड की देवियों ने, आज आप हैं, आपसे आपके साथ साथ यहाँ से निकली हुई नदियाँ हैं, उन्होंने एक जिम्मेदारी संभाल रखी है कि हम समतल भूमि का मेडिटेशन करते रहेंगे, आप संगीत के द्वारा, और वो पूरे पहाड़ों की वनस्पतियों को ले जाकर उनको सौंप देती हैं। मैंने गंगा सागर में जाके देखा कि गंगा का पानी जो बोलते हैं ना निर्मल है बहुत, वहाँ जाके जैसे हमने भगीरथी का यहाँ पानी जल पिया था गौमुख इसमें मुखवा में, वहाँ जाके मुझे लगता है ना आरओ में 4 बार डालना पड़ेगा तब पी पाएंगे, जो अपने आप को शून्य कर ले, खत्म कर ले। एक ऐसी स्त्री यहीं से जाती है पूरी भारत में यात्रा करके और सब कुछ निछावर करके चली जाती है। बिल्कुल। एक आप भी हैं, संगीत के माध्यम से अपने लोक संगीत को लेकर आगे आई, लोक संगीत को ही नहीं सजा रहे हैं, समाज को एक दिशा भी दे रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो या कुछ भी, कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक पॉइंट आता है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है, तमाम कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो एक समाज का कॉरिडोर हो कि वहाँ पर ना कि आप जाएंगे बहुत अच्छा व्यू आता है, जिसको बोलते हैं कि ट्रैवलिंग के हो या फिर घूमने के पर्पज से हो या फिर आध्यात्मिक तौर पर हो, पलायन होने के साथ साथ, लेकिन इसका जो पलायन की गति बढ़ी है, जो वहाँ के जो पहले के लोग रहे थे, जैसे अभी अंकल बता रहे थे कि इधर से लोग जाके बसे थे और वहाँ अपने आध्यात्म के लिए गए थे, उसके बाद अब वो जिस तरह से समतल की तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोक संगीत और संस्कृति से जुड़े रहने के प्रयास काम कर ही रही हैं। क्या यह दो बातें भिन्न नहीं लगती कि आपने लोक संगीत के माध्यम से लोगों को उत्तराखंड की भूमि की तरफ आकर्षित किया और दूसरी तरफ यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आपकी मेहनत के अगेंस्ट यहाँ के लोगों का कुछ किरदार भी है, जो यहाँ की संस्कृति के खिलाफ उनका पलायन हो रहा हो सकता है जब ये पलायन की बात आती है तो उनकी आर्थिक दिशा की बात आती है कि वो अगर जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, लेकिन इसके कारण और इसके सुझाव इसके वो उसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक संस्कृति की बात है तो हम अपने गीतों से, हमारा एक प्रयास है और ये प्रयास हमेशा रहेगा। हम ये नहीं कहते कि हम झंडा लहरा के चल रहे हैं, हमको करना है। हमारा प्रयास है कि हम हमेशा करेंगे, अच्छा करेंगे, क्योंकि कार्य करना, लेकिन एक अच्छा और सच्चा कार्य करना, ये बहुत अंतर है दोनों में। और एक शॉर्टकट रास्ते से चलना, एक लॉन्ग रूट से चलना, बहुत अंतर है। शॉर्टकट से भी लोग अपनी मंजिलों पहुंचते हैं, लॉन्ग रूट से भी पहुंचते हैं, लेकिन शॉर्टकट से आप उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करते, आपको वो अनुभव नहीं मिलते उस सफर में। जब आप लॉन्ग रूट से जाते हो ना, आप लोगों से जुड़ते हो, आपको अनुभव मिलते हैं, आप भले अपनी मंजिल में देर में पहुंचते हो। हम एक प्रयास है संस्कृति के माध्यम से अपने उत्तराखंड के लोगों को ही नहीं बताना कि हम क्या थे, बल्कि उनको भी बताना। हम उत्तराखंड के अलावा अपनी भारत की जो संस्कृति, हमारे वेदास, हमारे श्लोकास, उन पे भी कार्य करते हैं। तो ये बताना है कि हम उस भूमि के लोग हैं जहाँ पर देवता भी आने के लिए लालायित रहते थे। तो अब जब हम अपने गीतों के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी देवभूमि की तरफ, अपनी भारत भूमि की तरफ खींचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में रहने वाला एक वर्ग, बहुत से लोग नहीं है, एक वर्ग है जो आकर्षित रहता है कि मैं यहाँ से दूर जाऊं, रोजगार को और बेहतर करूं। कहते हैं कि इंसान की ना इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। उन इच्छाओं को, उन ज्ञानेंद्रियों को, उन जिज्ञासाओं को कंट्रोल करना भी हमारे अंदर ही है, वो शक्ति सारी हमारे अंदर ही है। जब हमारे पास 1 रुपया होता है लेकिन हमको चाहते हैं 100 रुपए की, 1 रुपये में भी मेरा परिवार पल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, सामने वाले के पास तो इतना कुछ है तो मेरे पास क्यों नहीं है।
तो ये आकर्षण जो है पहाड़ों को छोड़ करके मैदान की तरफ आना, मैदान से छोड़ करके विदेशों की तरफ भागना, ये कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार स्वयं वो मनुष्य भी है जो पलायन कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। वो सरकार जिसको नेतृत्व करके हम खड़ा करते हैं सबसे आगे कि हम लोगों की बातों को सुनेगा, समझेंगे, जानेंगे। पलायन मुझे लगता है दो रूप से होता है, एक तो आर्थिक रूप से, एक लोगों की स्वेच्छा से। आर्थिक रूप से जो पलायन करता है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार की बेहतरी के लिए करता है, उनके लिए उनका भविष्य अच्छा होगा। और जब हम स्वेच्छा से करते हैं ना, फिर अपनी संस्कृति का हम कहीं ना कहीं नाश करते हैं। जब हम स्वेच्छा से जाते हैं आगे कि क्या रखा है पहाड़ों में, क्या रखा है मैदानों में, चलो विदेश क्या रखा है भारत भूमि में, तो हमें अपने उस भूमि के प्रति ही प्रेम नहीं होता। उन लोगों को ज्यादा मुझे लगता है कि हम मुहिम हमने चलाई है, प्रयास है, वो उन लोगों को नहीं अपनी भूमि की तरफ वापस लाना। हमारे गीतों का मेन मकसद है वो स्वेच्छा से जो पलायन करके जा रहे हैं उनको अपनी भूमि की तरफ आकर्षित करना। आज लोग गीतों को सुनते हैं, बोलते हैं मेरा बचपन याद आ गया हमको, वो आर्थिक रूप से बहुत समृद्धशाली है, बट उन्हें अभी भी अपनी भूमि की याद आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास हमें लगता है कि रंग ला रहा है। तो ये कोशिश तो रहती है। पलायन तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं कभी रुकेगा भी, बिल्कुल ये तो रुक नहीं सकता, पर स्वेच्छा रुक सकती है कहीं ना कहीं। हाँ, ये जो स्वेच्छा से लोग जा रहे हैं, जो शायद मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को, हाँ, अपनी संस्कृति को पहचानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं समाज के शौक देखकर अपने शौक पाल रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा एक कारण है। और इसका आपका ध्यान इस तरफ लेके आना, और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं उनकी ज़रूरतों को यहाँ उपलब्ध करा दिया जाए। तो शायद एक सुझाव बेटर है कि